नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो बहुत सारे स्टूडेंट टेंथ के एग्जाम्स दे चुके हैं, अब उन्हें जेई की तैयारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे 11th में साल भर जेई की तैयारी कर चुके हैं, अब 12th में जेई की तैयारी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 12th के एग्जाम दे चुके हैं, अब वो ड्रॉप लेने वाले हैं 1 साल का जेई के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि भैया इस संबंध में हमें तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए हम आज इंटरव्यू करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने घर बैठे, जी हाँ घर बैठे बिना कोई कोचिंग के आईआईटी इंदौर तक का सफर तय किया है। तो ज्यादातर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भैया जेई मेंस तो फिर भी घर बैठे हो सकता है, लेकिन क्या जेई एडवांस की तैयारी भी घर बैठे हो सकती है? तो ये तैयारी कैसे की और कैसे इस तैयारी को किया जा सकता है, इस पूरे मार्गदर्शन के लिए हम जुड़ने वाले हैं आस्तिक शर्मा से। तो इस इंटरव्यू को आप निश्चित रूप से देखिए। आज हमारे बीच हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने घर बैठे, जी हाँ घर बैठे आईआईटी इंदौर तक का सफर तय किया है। और ये मेरे खुद नजदीकी काफी परिचित हैं, तो हम सबके बीच परिचय है आस्तिक शर्मा। इन्होंने आज से 2 वर्ष पहले इन्होंने जेई एडवांस घर बैठे क्लियर किया है और अभी ये आईआईटी इंदौर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आस्तिक, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो आस्तिक, सबसे पहले मैं सही बता रहा हूँ ना, 2 साल पहले ही जेई एडवांस अपना क्लियर हुआ है ना? 2022 में लगभग 2.5 साल हो गए। हाँ, लगभग 2.5 साल पहले। तो जेई एडवांस मतलब मैंने खुद ऐसा देखा है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क को कैसे केवल घर बैठे ये किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न है आस्तिक कि जनरली ऐसा लोग सोचते हैं, मतलब ये सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में आता है, ये कैसे संभव है? मतलब तुमने कर लिया, इसके पहले अब तो पीडब्ल्यू और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तुमसे पहले शायद तुमने भी नहीं सुना होगा कि किसी ने जेई एडवांस घर बैठे और केवल यूट्यूब या नॉर्मल सहायता से हो सका। तो कैसे तुम्हें ये लगा, मतलब कैसे ये संभव हुआ है? तो इसके मैं उत्तर देना चाहूँगा कि तैयारी करते टाइम मैंने ज़्यादा ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब कुछ बहुत कठिन चीज़ है या क्या है। मेरा सिंपल चलता था कि अपने बढ़िया सिलेबस करते जाओ और अपनी प्रैक्टिस करते जाओ, और जो भी होगा वो सब भगवान के हाथ में है। और बिल्कुल लोड नहीं लिया। तो ऐसा अगर कोई सोच रहा कि बहुत मुश्किल चीज़ है कुछ है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा। कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना पूरे 2 साल। अगर आपने अच्छे से तैयारी की पूरे 2 साल, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपका निकल जाएगा। तो मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, तो दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा लेके नहीं चलना आपको कि कोई मतलब बहुत कठिन काम है। आपको बस अपना काम करते रहना। तो हाँ, यही है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आस्तिक कि मतलब बच्चे को ऐसा दिमाग में लेके नहीं चलना चाहिए कि आईआईटी 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 और मुझे मतलब ये करना है। नॉर्मल जो हाँ, पढ़ाई है, एग्जैक्टली। जो सिलेबस है, जो टारगेट्स हैं डेली के, वो करता जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। हाँ, तो मतलब ये बिल्कुल हम भी ये बात कई बार बताते ही रहते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। मतलब आज तक ने खुद उसने बताया कि उसने सोचा ही नहीं था कि क्या आईआईटी हो, क्या जो सिलेबस मिला उसे अच्छा टाइम पे करते गए और ये होता गया। तो ये इस तरीके से असंभव चीजों को भी संभव बनाया जा सकता है। अब सबसे हम्म। पहले जो बच्चे, बहुत से बच्चों ने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए मैं पूछना चाहूंगा कि कंप्लीट 2 साल की क्या टाइमलाइन होनी चाहिए? जो बच्चा अभी 10वीं करके बैठा है, तो 2 साल के उसका क्या कंप्लीट पूरा 2 साल का टाइमलाइन होना चाहिए 12th तक का, ताकि वो एकदम प्रिपेयर्ड इस एग्जाम के लिए हो सके। तो ये आपने बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा है, और इसका सभी को अच्छे से जवाब पता होना चाहिए। तो जनरली 10th के एग्जाम बच्चों के मैं ये लेके चल रहा कि अप्रैल की एंडिंग तक या मई के स्टार्टिंग तक खत्म हो जाते सभी के। सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो या कोई भी हो। और आपका जो जेई का मेंस का जो पहला फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो जनरली जनवरी के आसपास होता है। तो मई से लेके जनवरी तक आपके पास लगभग रफली आपके पास 1 साल और 8 महीने का टाइम रहता है। तो इस 1 साल और 8 महीने के टाइम में आपको सबसे पहले तो 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से कवर करना। उसके साथ आपको इसका रिवीजन भी करना, और उसके साथ ही आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस भी करनी। मतलब जनवरी तक आपका कम से कम मेंस लेवल का अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो उसका टाइमलाइन आपको सबसे पहले तो स्टार्टिंग, आपको जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं आप 5-10 दिन का ब्रेक ले सकते। उसके बाद सीधे आपको मई के आसपास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और आपको फोकस रहना चाहिए कि मई से 6 महीने के अंदर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर,
अक्टूबर के एंड तक आपका 11th का पूरा सिलेबस जेई लेवल का कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद मेरे केस में ये थोड़ा लेट हुआ था, अक्टूबर से नवंबर के बीच में हुआ था। उसके बाद नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जितने में भी आपका हो रहा, आपको उसका एक बार रिवीजन, और ये पूरे 8 महीने में आपको सिलेबस के साथ, हर चैप्टर के साथ आपको उसके माने प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करती रहनी है, ये काम साथ में होगा। इसके बाद अगला साल, नया साल शुरू होने से पहले या नया साल शुरू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको 12th का सिलेबस स्टार्ट कर देना है। इसका मतलब आपको जनवरी या फरवरी में आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसके बीच में आपके 11th के वो सरकार जो भी हाँ, एग्जाम होते एग्जाम हैं, आता एनुअल एग्जाम, वो भी आएंगे, पर लेकिन उन पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th में ज्यादा वो जरूरी नहीं रहते। उसके लिए आप बीच में थोड़ा 15-20 दिन का ब्रेक लेके उनकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका 8 महीने का ये हुआ पूरा सिलेबस कंप्लीशन प्लस रिवीजन, जो 11th का, सेम काम आपको 12th में भी करना है। 12th में आप बीच बीच में रिवीजन के लिए उसके नोट्स, जो आपने 11th के जो भी नोट्स बनाए हो या जो आपके पास डिजिटल नोट्स हो, उनका बीच बीच में कभी रिवीजन कर सकते हैं, या उनके साथ आप उनकी क्वेश्चन की कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका 11th का भी साथ में चलता रहेगा रिवीजन थोड़ा थोड़ा, और आपको 12th का सिलेबस करना है। तो ऐसे आपका 8 महीने में अगस्त सितंबर के आसपास आपको 12th का अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मतलब सितंबर तक आपका 11th और 12th दोनों सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, 3 महीने हाँ। आपके पास फाइनल रहेंगे। इन 3 महीने में आपको केवल जो भी मेंस के या फिर आप एडवांस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरे आपने 11th और 12th में किया, उसमें आपको ये कोशिश करनी है कि केवल मेंस लेवल के नहीं, जो कुछ बुक्स होती हैं उन पे एडवांस लेवल के भी और माने ऊपर के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो भी साथ में लगाते रहे। तो ये सब आपको बीच में करना। उसके बाद लास्ट के 3 महीने में आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना, मतलब मेंस से और थोड़े बहुत बीच बीच में एडवांस के भी लगा सकते हैं, पर जनरली मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका पहले ही जनवरी अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा कि आपको अप्रैल अटेम्प्ट पे प्रेशर नहीं रहेगा, और आप जनवरी में मेंस क्लियर करने के बाद सीधा जो भी मई या जून में एडवांस का पेपर होता, सीधे 3-4 महीने आप उसकी तैयारी डेडिकेशन से कर सकते, तो पहले अटेम्प्ट में अगर आपका मेंस क्लियर हो गया, तो इसलिए जो वो भी है, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपको मेंस के वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ में 11th और 12th के पूरे सिलेबस का आपको साथ साथ में रिवीजन करना है। तो अब आप मान के चलो कि जनवरी में आपका सिलेबस वो मेंस का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, और आपको अब मेंस की टेंशन नहीं है अप्रैल अटेम्प्ट की। हाँ, उसके बाद आपका जनरली मई या जून में आपका एडवांस का एग्जाम होगा। तो उसके लिए उसके बाद मेंस क्लियर होने, मेंस का एग्जाम देने के बाद जनवरी के आपको सीधे एडवांस के लिए थोड़े हाई लेवल की प्रॉब्लम स्टार्ट कर देनी है। इसके लिए हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स आती है। जैसे मैथमेटिक्स में सिंगेज हो गई, और हाँ, सिंगेज मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के लिए होती, और भी अभी मैं थोड़ा नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन उनकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसी जो बुक्स आप हैं। जैसे आज तक टाइमलाइन पूरा बताया है अभी तक का, हाँ तो हाँ ये हाँ। मतलब जैसे ही आप 10th के बाद, तो ये टाइमलाइन आपके माइंड में पहले क्लियर थी या फिर आप कर चुके हैं नो इसलिए ऐसा नो, बता रहे बिल्कुल हैं? नहीं। अच्छा, मैंने पहले अपने भी नहीं। अनुभव से बताया, मेरे दिमाग में 10th के बाद कोई टाइमलाइन लेके नहीं चला था मैं। मैंने केवल अपना सीधा मैंने 11th की सबसे पहला जो मैंने काम किया था तैयारी में, वो 11th की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी। उसके अच्छा, बाद धीरे धीरे मैंने उसे जेई लेवल पे कन्वर्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी टाइमलाइन फ्रेम करनी शुरू की। जैसे मैंने ये बताया कि 11th का रिवीजन आपका जनवरी तक हो जाना चाहिए, मेरे केस में ये रिवीजन फरवरी की एंड तक, मार्च के स्टार्टिंग तक हुआ था, मतलब मैं 2 महीने का डिले चल रहा था। उसके बाद 12th का मैंने जल्दी जल्दी किया, और 12th का मैंने अगस्त सितंबर तक कवर किया, और उसके बाद 12th का रिवीजन करने का मुझे केवल 1-1.5 महीने का टाइम मिला। उसके बाद मैंने, और हमारे टाइम पे ये हुआ था कि जनवरी में जो जनरली सेशन होता वो कोरोना की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, तो हमारा जनवरी वाला सेशन पहले अप्रैल में पोस्टपोन हुआ था। तो अप्रैल की सोच के मैंने तैयारी की थी, और अप्रैल में भी फिर कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उस वजह से सेशन को जून और जुलाई में पोस्टपोन कर दिया था। तो मेरे केस में 4-5 महीने का डिले रहा था, उस एक्स्ट्रा टाइम का मुझे फायदा मिला। तो जो स्टार्टिंग में मैंने टाइमलाइन अपनी क्लियर नहीं कर पाई थी, वो एक्स्ट्रा टाइम मिलने की वजह से मेरा वो काम सही हो गया। लेकिन अच्छा, तो इस मतलब बार अभी अब तक जो कोरोना। तुमने बताया उसमें अपने अनुभव, जो तुम्हारी, जो तुम्हें लगा कि ये और कमी थी, तो उसे भी पूरा रिफाइन करके तुमने बताया है ना? हाँ हाँ।
तो जैसे अभी तुमने 11th का तो बता दिया कि हाँ चल जाता है, 11th के एग्जाम को सीरियस ना लें और हम 12th का सिलेबस जनवरी से लगभग हमें स्टार्ट कर देना हाँ चाहिए। हाँ तो हाँ ये चल जाएगा, लेकिन 12th जो बोर्ड रहते हैं उस टाइम हम कैसे हाँ हम हाँ। एकेडमिक के साथ इसको मैनेज करें, 12th बोर्ड और उसको। ये माने मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, सबकी यही दिक्कत रहती कि 11th से जैसे ही बच्चा 12th में आता उसके मन में ये डाउट आने लगता कि ये जेई के तैयारी के चक्कर में मेरा 12th का बोर्ड तो नहीं बिगड़ जाएगा, क्या होगा, कि ऐसा हो कि जेई भी ना निकले 12th भी ना निकले। तो इसका एक ही क्लियर आंसर है कि अगर आप जेई की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो 12th का बोर्ड आपका 80% से ऊपर अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि जेई की तैयारी में आप कंसेप्ट बहुत डीपली पढ़ते हो और वो कंसेप्ट आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। जैसे मैं अपनी 12th की तैयारी बताऊं, हिंदी इंग्लिश ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपको शुरू शुरू में बीच बीच में वो आपको कवर करना है, बीच बीच में टाइम देके। जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है उनके लिए मैंने केवल 12th में 15 से लेके 20 दिन का, मैंने जैसे जनवरी के बाद मेरे फरवरी में पेपर थे, 17 फरवरी से पेपर थे, तो फरवरी की स्टार्टिंग में मैंने बस 17 फरवरी से 3 मार्च तक मेरे एग्जाम थे, तो जो बीच का एक महीना है केवल वो एक महीना मैंने बोर्ड की तैयारी के लिए अलग से दिया था। बाकी उसमें भी मैंने केवल कंसेप्ट मुझे पहले से आते थे, क्योंकि मेरा 12th का जेई लेवल का सिलेबस कवर था। मुझे बस उन कंसेप्ट को, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करते हैं एडवांस, वो बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं, केवल इतनी प्रैक्टिस करने के लिए 15 से 20 दिन मैंने लिए थे और उतने में मेरा काम हो गया था। तो अगर आप जेई का सिलेबस अच्छे से करेंगे, पूरी डेडिकेशन से करेंगे, तो बोर्ड का एग्जाम देने में आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसका कोई सवाल ही नहीं, हाँ क्योंकि हाँ, ये बोर्ड का यही थोड़ा मुझे लगता है कि इजी मेन लेवल पे रहता है। सब्जेक्ट हैं वो तो वैसे ही कवर हो जाते हैं, सारे हाँ कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर हो जाते हैं, बस आपको लैंग्वेज पोर्शन और थोड़ा बहुत हाँ जो हाँ। एडिशनल उसके सब्जेक्ट है लिए उसी को देखना है तो वो हो जाता है बिल्कुल। 15 से लेके 20 दिन उसके लिए पर्याप्त, जब भी आपका एग्जाम हो, अप्रैल में होगा जब भी। तो सबसे पहले कुछ कॉमन से क्वेश्चन एक जो रहते हैं कि अभी तो आजकल तो आपके टाइम पे शायद फिजिक्स वाला उतना ग्रो मतलब तब नहीं हुआ था, उतना नाम शायद ना हो। हाँ, अब तो स्टार्ट बहुत ज्यादा। प्रो होना स्टार्ट हुआ था उस टाइम, मोस्टली जो अलग पांडे सर के वो बोर्ड वाले, ब्लैक बोर्ड वाले, व्हाइट बोर्ड वाले जो लेक्चर होते थे वो ही ज्यादातर लोग देखते थे, अलग पांडे आपने के। मतलब उस टाइम किस चीज से तैयारी की, कौन सी चीज से, मतलब कौन हाँ, से तो यू। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहा। सबसे पहले जो मैथ्स था, 11th और 12th दोनों, उनके लिए मेरा केवल वो मैंने एक जगह से किया था। एक यूट्यूब पर चैनल है अनअकैडमी जेई करके, तो उस पर एक एजुकेटर हैं समीर चिंचोलीकर, उनके मैंने लेक्चर्स फॉलो किए थे पूरे 11th और 12th के। उससे मैंने पूरा अपना मैथ्स का सिलेबस कवर किया। अब आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स के लिए 11th की फिजिक्स मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग में होनी चाहिए, वो मैंने अलग पांडे सर के वो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर देखे थे, और हाँ बिगनर्स के लिए वो वाले लेक्चर्स सही में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि कोई बिल्कुल बिगनर हो उस फील्ड में उसे भी अच्छे से समझ में आए। तो 11th के लिए आप अलग पांडे सर के लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद 12th के लिए मैंने फिजिक्स में यही अनअकैडमी जेई के एक जयंत नागदा सर हैं, उनका पूरा फिजिक्स का फॉलो किया था। उसके बाद केमिस्ट्री में भी आप फिजिकल केमिस्ट्री, अलग पांडे सर केमिस्ट्री भी पढ़ाते और फिजिकल केमिस्ट्री उनने बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत प्यारी पढ़ाई पूरी 11th की, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यही अनअकैडमी जेई पे एक पारस ठाकुर सर हैं, उनके लेक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और 12th के लेक्चर्स के लिए अनअकैडमी जेई पे अनुपम गुप्ता सर, उनका मैंने पूरा फॉलो किया था। तो मेरे केस में मैंने इन लोगों का फॉलो किया था, आप इन्हें इनके लेक्चर्स देख के ट्राई कर सकते। पर जनरली आपको ये करना चाहिए कि जो अभी के एजुकेटर हैं या पहले के हैं, आप एक दो लेक्चर देख के देखें, और जिसका आपको लगे, अगर आप माने कोचिंग नहीं लिए, अगर आपको पूरा यूट्यूब से माने बिना कोचिंग की तैयारी करनी, तो आपको अलग अलग लोगों के स्टार्टिंग में लेक्चर देखने चाहिए, और उस जिसका भी आपको सही लगे कि ये आदमी मेरे हिसाब से पढ़ा रहा है, उसके लेक्चर आपको फॉलो करने चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ब्लाइंडली किसी ने भी कोई एक एजुकेटर बोल दिया तो आप उसे ही फॉलो करो, ये हाँ हाँ, ये आपको थोड़ा बिल्कुल ये अपने बहुत हिसाब से भी अच्छी करना बात कही, चाहिए। मतलब हमें ये देख लेना चाहिए किस टीचर से मतलब अपनी बॉन्डिंग मिल पाती है, किनका हमें समझ आता है, तो वैसा फिर उन्हें फॉलो करना चाहिए। और मैं हाँ रिकमेंड करूंगा कि नॉर्मल जो आजकल कोर्स भी आ रहे हैं पीडब्ल्यू के या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो भी बड़े अच्छे मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो आपको एक बार देख लेना चाहिए अच्छी तरह, तो हम्म। उससे हो जाएगा।
अब आज तक सबसे बड़ा जो सवाल आता है बच्चों के मन में, जो कि सबसे बड़ा सवाल मैं से कहूंगा, सेल्फ स्टडी जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, कि जो डाउट हाँ अगर आते हैं, बीच में परेशानियां आती हैं जिन क्वेश्चंस में, तो वो डाउट्स कैसे क्लियर होते थे? मतलब वैसे अगर हम ऑफलाइन जाते तो टीचरों से पूछ लेते हैं, वे हमें बता देते हैं, हाँ लेकिन हाँ घर बैठे पढ़ाई करते समय कैसे डाउट क्लियर हो सकते हैं? हाँ, इसमें मुझे भी बीच बीच में दिक्कत आती थी। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते थे जो माने क्वेश्चन कहीं पे बिल्कुल मिलते ही नहीं थे। तो हम्म। इसका मैंने धीरे धीरे इसका अपना खुद का क्लियर करने का तरीका डेवलप किया था। एक मतलब उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे एक एप्लीकेशन आती थी, डाउट नेट। तो उस हम्म। एप्लीकेशन में ये फीचर रहता था कि आप क्वेश्चन की फोटो खींच के डाल सकते, तो वो सॉल्व हो जाता। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो डाउट नेट पे भी नहीं मिलते थे। तो उन क्वेश्चंस का मैं पहले उन क्वेश्चंस के पीछे के कंसेप्ट को अच्छे से देखता था एक बार फिर से, कि शायद कंसेप्ट को देखने से वो सॉल्व हो जाए। वो कंसेप्ट आपको कहाँ मिलेगा? हो सकता है आपको जिस एजुकेटर ने पढ़ाया हो, वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट वो एजुकेटर ना पढ़ा पाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे सीधे के सीधे वो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी एक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है आपके जो भी आपको पढ़ाने वाले हो उसने वो रिएक्शन ज्यादा अच्छे से कवर ना किया हो। तो आप उस रिएक्शन को यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड जो यूट्यूब पे ना हो, आपको जरूर मिल जाएगी। और अगर बहुत रेयर केस में आपको यूट्यूब पे भी ना मिले, तो आप उस चीज को गूगल पे डालो। गूगल पे मतलब रिसर्च की वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी, जैसे एक रिसर्च गेट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, उन पे पूरे के पूरे ब्लॉग दिए रहते हैं उन चीजों के। उन पर मतलब ये आप 12th 11th 12th से बहुत ऊपर के लेवल पे, वो जैसे बीटेक एमटेक हो गया, बीएससी हो गया, उस लेवल पे उस चीज को पढ़ाते हो, मतलब उसका समझा के दिया रहता। तो उससे आपको अंदर की नॉलेज मिलती, उससे आप माने डाउट का मतलब जब कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा, तो डाउट भी आपका क्लियर हो सकता है। और अगर ये सब करने के बाद भी मतलब आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि एक किसी क्वेश्चन पे आप इतना ज्यादा अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि उससे सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन होते। आप उससे सिमिलर दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हाँ, तो हाँ, डाउट सॉल्व करने का मेरा हाँ, तो यही है। ये तुमने जो बताया, ये बहुत अच्छी बात मुझे लास्ट में जो तुमने कही कि अगर कोई ज्यादा ही स्टक किसी पे हो गए हैं तो फिर उस पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। कई हाँ बार हाँ मैंने देखा है कि बच्चे एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं, उसके चक्कर में बहुत सारे अपने टाइम का नुकसान उनका हो जाता है। तो चलो उस फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे जो जैसे अभी तुमने बताया कि हमें 12th में सितंबर एंड तक सिलेबस कर लेना चाहिए, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जनवरी के स्टार्टिंग में रहता है जेई में, तो हाँ उस हाँ टाइम हमें टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस ये सब करते रहना चाहिए। तो एक बच्चों का हाँ हाँ क्वेश्चन ये आया था कि क्या टेस्ट सीरीज कहाँ से परचेज करें, तुमने मतलब कहाँ से इसकी प्रैक्टिस करी हाँ हाँ। टेस्ट? तो मेरे केस में मैंने एक एनटीए अभ्यास ऐप है, उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी रहते हैं, माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे सब्जेक्ट्स के 11th 12th के। और उसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट भी रहते हैं, मतलब फुल सिलेबस के। तो मैंने नवंबर दिसंबर में मैंने वो किए थे। इसके अलावा प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, जिसमें आप जेई मेंस के पीवाई क्यूज आपको दिए रहेंगे। मैंने एक एप्लीकेशन यूज की थी, एग्जाम गोल की थी, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम गोल उसकी। तो उसमें पूरा ये था कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक तरह से प्रैक्टिस मोड में या फुल टेस्ट मोड में पूरा 3 घंटे बैठ के आप किसी भी एक प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते, और बिना किसी हेल्प के। तो वो भी एक तरह से मॉक टेस्ट जैसा हो गया, ये एनटी अभ्यास और ये एग्जाम गोल। मैंने इन दो एप्लीकेशंस का मोस्टली यूज किया था। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारी होती, आकाश हो गया, बाईजूस, एलन, सबकी टेस्ट सीरीज होती है और सबकी लगभग सिमिलर ही रहती। तो आप अपने हिसाब से देख के मतलब रिसर्च करके आप किसी भी एक टेस्ट सीरीज को ले सकते। उसमें वो खुद से उस जेई मेंस के या फिर एडवांस के लेवल पे टेस्ट बनाते हो, और आप वो वाले टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करके मतलब ऐसा। हाँ, कर सकते। तो एक बात मैं पहले इसमें मैं क्लियर कर दूं सभी को कि आज तक ने जो कुछ अभी तक बताया है उसके 2 साल पुराना उसका एक्सपीरियंस है, 2 साल पहले उसने ये सब किया था। तो ये जरूरी नहीं है कि ये कंटेंट आपके लिए आज भी उतना ही उपयोगी है। आपको अपने लेवल पे रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो कुछ प्लेटफॉर्म उसने बताए हैं, जो कुछ टेस्ट सीरीज बताई हैं, जो भी बुक्स बताई हैं, हो सकता है कि उससे अच्छी चीजें अब मिलने लगी हों, या हो सकता है कोई टीचर या कोई प्लेटफॉर्म उसे अच्छा लगा हो लेकिन आपको उससे अच्छा उतना अच्छा बॉन्डिंग ना मिल पाए। तो आपको एकदम शुद्ध पीछे नहीं पड़ जाना, मतलब एकदम भेड़ चाल जैसा नहीं होना चाहिए। भेड़ चाल होती है ना कि भेड़ उसी रास्ते पे चलती जिस रास्ते पे पहले से लोग चले हुए हैं, तो शेर जैसा रास्ता भी होना चाहिए। शेर अपने रास्ते खुद बनाता है।
तो ऐसा आपको खुद अपने लेवल पर रिसर्च करके ये सब देखना चाहिए। तो चलो अब आज तक मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन कुछ बच्चों ने ऐसे पूछा है कि पढ़ाई के समय रिवीजन का कैसे शेड्यूल बनाएं, मतलब जैसा वो पढ़ते जा रहे हैं उसका कैसे वो रिवाइज करें, डेली रिवाइज करें या वीकली करें, मंथली करें, रिवीजन उन्हें कैसे करना चाहिए। हाँ, तो इसमें रिवीजन का सबसे सही तरीका, ये जो जेई के जैसे एग्जाम्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनमें आपका रिवीजन का सबसे सही तरीका ये नहीं है कि आप केवल नोट्स बार बार पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसमें रिवीजन के लिए आपको प्रॉब्लम की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आपको साथ साथ रिवीजन करना है, तो एक बार अगर आपका एक कोई चैप्टर खत्म हो गया कभी भी, तो उस चैप्टर को निपटाने के बाद आपको 1 से 1.5 दिन उस चैप्टर की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस पर देना चाहिए। और रिवीजन के टाइम पे भी जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, तो रिवीजन में आप नोट्स पढ़ें, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान ना दें कि आप केवल नोट्स पढ़ रहे हैं। नोट्स पढ़ने से ज्यादा आप एक बार शॉर्ट में नोट्स की पूरी रीडिंग करके आपको उस चैप्टर के, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप अपने आप उस चैप्टर के नोट्स पर वापस जाके उस टॉपिक को फिर से देखोगे और उसे फिर से समझोगे। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन दोनों साथ साथ में होती रहेंगी। तो इसीलिए रिवीजन में प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज्यादा रोल रहेगा। हाँ, इसका भी एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती, वो जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप होता। तो उसमें क्या है, कुछ फैक्ट वगैरह होते, तो उन्हें आपको याद रखने की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती। तो जो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग मतलब कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़े इंटरवल पर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है। बाकी उसके अलावा आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा सही। तो ये देखो बहुत अच्छी बात आज तक ने बताई है कि ज्यादातर बच्चे बहुत ये सोचते हैं कि हमारे जो नोट्स बन चुके हैं या बस उन्हीं को हम रिवाइज करें, उन्हीं को बार बार देखते रहें। तो उन्हें आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो ये रिवीजन का एक बोरिंग तरीका है, दूसरा इससे कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा। फायदा मिलता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। तो आपको लगे कि जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है या जो कुछ भी होगा उसके सीधे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के टाइम आपको लगेगा कि यहाँ मैं अटक रहा हूं, तो वो आप पर्टिकुलर चीज उस नोट्स में अपने देख सकते हैं। तो आपकी वैसे रिवाइज होती जाएगी। और उसका एक एक्सेप्शन भी आज तक ने बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि उसे जरूर आपको टाइम टाइम पे थ्योरेटिकली रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। आज तक तो बच्चों ने कुछ पूछा है कि जैसे ये नोट्स और क्लास का ये सब तो हो गया, लेकिन कुछ अदर बुक्स भी होती हैं कुछ फेमस राइटर्स की, क्या अदर बुक्स की भी हमें हेल्प लेनी चाहिए और कब कब कैसे लेनी चाहिए। हाँ, तो ये जो क्लासरूम नोट्स वगैरह और जो पीवाईक्यू वगैरह, जेई मेंस के और एडवांस के, और उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उनसे आपका मेंस लेवल तक के लिए वो सफिशिएंट है। आपकी मेंस लेवल तक की नॉलेज उससे बिल्ड हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब उसके ऊपर अगर आपको स्पेसिफिकली जेई एडवांस की तैयारी करनी, तो उसके लिए हाँ, आपको थोड़ी और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम लगानी पड़ेंगी। तो उनके लिए अलग अलग रेफरेंस बुक रहती हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक हैं हर सब्जेक्ट की। जैसे मैंने देखा था, फिजिक्स के लिए एरोडोब रहती, केमिस्ट्री के लिए सिंगेज, और मैथमेटिक्स के लिए एक ब्लैक बुक करके आती है। ऐसी कोई केवल एक पब्लिकेशन नहीं है, बहुत सारी पब्लिकेशन है। तो अगर आपको और एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी, तो आप उसके लिए इन बुक्स का मतलब इनसे प्रॉब्लम लगा सकते हैं। बीच बीच में हर चैप्टर के एंड में भी पहले से आप बुक लेके रख सकते हैं, और जब भी आपका चैप्टर खत्म हो, तो जिस हिसाब से भी आपको टाइम मिले, पहले आप मीडियम लेवल की, लो लेवल की प्रॉब्लम के बाद आप और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स के लिए इन बुक्स में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट के लिए आप बहुत सारी मल्टीपल किताबें ले रहे हैं। जैसे मैथ के लिए 2-3 बुक, केमिस्ट्री के लिए 2-3, वो क्या है, आपके लिए एक तरह का डिस्ट्रैक्शन होंगी। तो ज्यादा सही ये रहेगा कि आप कोई केवल एक बुक लो, उस बुक को आप अच्छे से सॉल्व करो, आप जितना भी कर पाओ। तो इस तरह से आपके एडवांस लेवल के कंसेप्ट भी बिल्ड होंगे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो स्पीड वगैरह, स्किल वगैरह वगैरह वो सब भी बढ़ेगी। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी सलाह तुमने दी है। और कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं फिजिक्स के लिए जो एच सी वर्मा एक बड़ी फेमस बुक है, वो कितनी उपयोगी है, उसका कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है। हाँ, तो हाँ, एच सी वर्मा एक बहुत बढ़िया बुक है। 11th में मैंने एच सी वर्मा नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर मैंने भी ऐसा ज्यादा सुना कि एच सी वर्मा सही है फिजिक्स के लिए, तो मैंने 12th में एच सी वर्मा ऑर्डर करके मंगाई थी, केवल 12th वाली। तो एच सी वर्मा पढ़ के मुझे अपने आप में ये लगा कि ये जो एच सी वर्मा बुक है, उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, जो भी उसमें मटेरियल दिया, वो मतलब बहुत
डीप वे में दिया हुआ, डिटेल्ड तरीके से दिया वो। उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे आप 12th का पढ़ रहे हैं, तो उसमें 12 कुछ कंसेप्ट ऐसे रहेंगे जो 12th से भी और ऊपर के, जो आप आगे जाके बीएससी वगैरह में पढ़ेंगे। तो अगर फिजिक्स कोई बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए एससी वर्मा बहुत सही बुक है। अगर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह है, तो उस लिए वो फिजिक्स की बुक बहुत मतलब अ, ने अच्छी रहेगी उसके लिए। बाकी हाँ। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा, तो उस केस में मतलब मेरी इस तरह से सलाह रहेगी कि एचसी वर्मा में आपको मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा और अच्छी से समझनी, नहीं तो उस पे टाइम पे आपको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए एचसी वर्मा। उस टाइम पे आपको पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान। बिल्कुल। तो बात को अब आगे बढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन आया था आज तक कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दें और मैथ पे थोड़ा कम ध्यान दें, तो हमारा मतलब जेई एडवांस में सिलेक्शन की तरफ हम कितना आगे बढ़ सकते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री पे हम थोड़ा मॉडरेट मतलब अच्छे से ध्यान दें प्रॉपर, और मैथ को थोड़ा सा साइड में लेके चलें, क्या ये एक सही तरीका हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है। अगर वो बच्चा बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, तो इस बात का कोई बिल्कुल मतलब नहीं बनता कि आप किसी दो उन पे अच्छे से ध्यान दो सब्जेक्ट पे और तीसरा सब्जेक्ट आप छोड़ो। क्योंकि स्टार्टिंग से आपका फोकस यही होना चाहिए कि आपको तीनों सब्जेक्ट जितने अच्छे से आप कर सकते, उतने अच्छे से आप करें। मेरे केस में क्या, जो जेई एडवांस की मेंस की जो भी मार्किंग होती, उनमें मेंस में तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहते, पर एडवांस में आपको हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम मार्क्स चाहिए होते क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मेरे टाइम पे मैथमेटिक्स में 120 में से केवल 5 मार्क्स क्वालिफाइंग थे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 8 8 से लेके 10 मार्क्स। तो हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको चाहिए होंगे क्लियर करने के लिए। उसके ऊपर ऐसा हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल एंडिंग की फेज में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो जा रही, बाकी दो में थोड़ी ज्यादा हाई जा रही, तो उस टाइम पे आप अपने हिसाब से सोच के बाकी दो सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। पर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो क्लियर हो ही जाए। लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं किन्हीं दो सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करूँ। और हाँ, खासकर मैथ में ये भी है कि मैथ की आप प्रिपरेशन करेंगे, उससे आपको केवल मैथ्स में फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत जगह यूज होते हैं। तो जो आप मैथमेटिक्स में अपना टाइम देंगे, तो उसका फायदा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो जो भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उन्हें तीनों सब्जेक्ट पे बिल्कुल बराबर अच्छे से फोकस करना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, मुझे भी बिल्कुल यही लगा था। मैंने भी एक स्टूडेंट 5 मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट करके एक वीडियो बनाई थी। उसमें भी मैंने एक ये गलती बताई थी कि कुछ स्टूडेंट डिसाइडिंग वीक सब्जेक्ट पहले से एक सब्जेक्ट को वीक सोच लेते हैं। 10th 12th में भी इवन सोच लेते हैं कि इसको मैं कम तैयारी करूंगा, बाकी सब्जेक्ट में परसेंट बना लूंगा। ये स्टार्टिंग जो बच्चे कर रहे हैं उनमें तो बिल्कुल गलत तरीका है। बाद में एग्जाम आ जाए और फिर ऐसा कुछ आपके मन में आता है तो एक मान भी लो एक बार। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही आप सोच के चल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट तो वीक ही रहेगा, तो ये गलत तरीका है। पता चले वो सरल आ जाए और बाकी स्टूडेंट उसमें अच्छा स्कोर कर लें और तुमने पढ़ाई नहीं था शुरुआत से, तुम वो ना कर पाओ। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले से आप किसी चीज को वीक समझें। अब इसके बाद मैं मतलब पूछना चाहूंगा कि आज तक अभी तक की तुम्हारी जो 2 साल की जर्नी रही थी जो भी तैयारी के दौरान, तो एक स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ गलतियां ऐसी रहती हैं, सबको पता होती है कि हाँ ये गलती मैं नहीं करता तो और अच्छा कर लेता। तो ऐसा कोई गलती है कि जो तुम्हें लगता हो कि ये गलती अगर मेरी ना हुई होती तो मैं और अच्छा अभी स्कोर कर पाता और अच्छे लेवल पे होता? गलती गलती एक नहीं, बहुत सारी गलती रही, गलती तो सबसे होती ही है। हम्म। हाँ, गलती क्या है, एक बात ये कहेंगे कि गाइडेंस उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और उतना ज़्यादा मुझे कुछ ये नहीं पता था कि किस तरह से स्टार्टिंग में बिल्कुल पूरी प्लानिंग से पढ़ाई नहीं की मैंने। थोड़ी पढ़ाई मेरी ऊपर नीचे चली, बार-बार मेरी स्ट्रेटजी बदली। तो अगर मेरी स्टार्टिंग से ही मुझे सही स्ट्रेटजी पता होती, वो वैसे ज़्यादातर को नहीं होती। सब लोग खुद ट्राई करके अपनी-अपनी स्ट्रेटजी बनाते। फिर भी स्टार्टिंग में ज़्यादा प्लान्ड तरीके से मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई, तो उसका मुझे थोड़ा टाइम बर्बाद हुआ। और दूसरी ये जो मैंने बोला कि एडवांस लेवल की आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो खुद से मैंने जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस की, मैंने थोड़ी कहीं न कहीं थोड़ी मेरी कमी रह गई, ज़्यादा हार्ड लेवल की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में। मैंने ईज़ी और मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम की थी प्रैक्टिस, और जो ज़्यादा कठिन लेवल की थी, उनकी मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ कि कभी-कभी बीच में कुछ मतलब डिफ़िकल्ट चैप्टर आ जाते थे, तो वो कभी-कभी मैं बीच में छोड़ के उन्हें लास्ट के लिए रख देता था।
तो इससे लास्ट में मेरा थोड़ा बैकलॉग टाइप का बन गया था और उससे थोड़ा मुझ पे फिर बाद में लोड आ गया। तो ये 2-3 गलती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हुई होंगी गलती तो सबसे होती। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मतलब आपकी गाड़ी चलती रहनी चाहिए और आपको तैयारी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए आपकी, वो केवल एक कांस्टेंट तरीके से आपकी तैयारी चलनी चाहिए, ज़रूरी चीज़। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात आस्तिक ने कही है, कंसिस्टेंसी से कोई समझौता हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। मतलब कैसी भी कमी, कैसी भी गलती हमारे सामने आए, हमें लगातार चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो आज तक एक बच्चा है ड्रॉपर, उसका मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि उसने 11th-12th में तैयारी की है जेई की, अब वो ड्रॉप लेने वाला है, तो अब वो उसके हो सकता है वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हो या फिर वो ऑफलाइन ज्वाइन कर रहा हो कोचिंग में। तब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर कुछ चैप्टर्स उसके वीक हैं, कुछ उसके मीडियम, और कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें उसकी अच्छी पकड़ बन चुकी है। अब जब वो नया बैच ज्वाइन करेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसको स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स के नोट्स बनवाए जाएंगे, सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़वाया जाएगा। तो क्या उसे पूरे चैप्टर फिर से अच्छे से वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे कोचिंग में पढ़वाए जाएंगे, या फिर उसे ऐसा करना चाहिए कि वीक पे ज्यादा ध्यान दे? ऐसा मतलब किस तरह की उसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? तो देखिए मेरे हिसाब से जो ड्रॉपर लोग होते हैं उनके लिए वैसे भी थोड़ा नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ा कम टाइम होता। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहेगा कि वो पूरे सिलेबस को फिर से स्टार्टिंग से करे। क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि उसके कुछ सब्जेक्ट पहले से अच्छे से कवर हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो आपके सब्जेक्ट अच्छे से कवर हैं, उन पे हम्म। आप उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें और हाँ, साथ-साथ में थोड़ा आप रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से कवर है, तो उसका रिवीजन भी आपका जल्दी होगा। उसके अलावा जो टॉपिक उसके अच्छे से कवर नहीं है, उनमें कुछ ऐसे होंगे जो मीडियम लेवल पे कवर होंगे, कुछ होंगे जो बिल्कुल माने बहुत कमज़ोर होगा उन टॉपिक्स में। तो सबसे पहले उसे वो वाले टॉपिक्स कवर करने चाहिए जैसे ये जेईई में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों में। कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं कि उन टॉपिक्स की नॉलेज आपको ज़रूरी है दूसरे टॉपिक्स पढ़ने के लिए। जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलस हो गया और फिज़िक्स में वेक्टर्स हो गए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हर जगह काम आते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में। तो अगर आपके ये टॉपिक्स कवर नहीं है तो आपको ये टॉपिक्स पहले कवर करने चाहिए, इनसे आप आगे के टॉपिक्स अच्छे से कवर कर पाएँगे। और बाकी यही है कि ये टॉपिक कवर होने के बाद भी, जो बचे टॉपिक उनमें आपको जो आपके मीडियम थोड़ी बहुत तैयारी है पहले उन्हें करना चाहिए और उसके सबसे बाद में लास्ट में आपको ऐसे टॉपिक्स को रखना चाहिए, जो आपके बिल्कुल बहुत कम तरीके से कवर हैं। इस तरह से आप सबसे एफिशिएंट तरीके से अगर आपके पास टाइम कम है तो अपने सिलेबस की तैयारी कर पाएँ। हाँ, तो ये बात आस्तिक ने अच्छी बताई। जो 11th और 12th में बच्चे पढ़ते हैं वो पूरी तरह टीचर पर डिपेंड होकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ड्रॉपर का एक अपना मन होना चाहिए। ड्रॉपर को पता है कि उसने 11th-12th में क्या गलतियां की हैं, तो उन गलतियों को ना दोहराते हुए और अपने टॉपिक्स को देखते हुए कि किस टॉपिक में वीक है, इस तरीके से उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे इसके बाद आज तक एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, जनरली मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं हर बच्चे का होता ही है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मतलब तुमने लगभग कितने घंटे पढ़ाई की है इन 2 सालों में? तो पहले इसका सीधा आंसर ये है, मेरी ऑन एवरेज रोज की पढ़ाई लगभग मैं बोलूँगा 5 से लेके 7 घंटे की रोज की पढ़ाई रहती थी। कभी-कभी ये ज़्यादा भी हो जाती थी, कभी-कभी कम भी, कभी-कभी 10-11 घंटे भी हो जाता। कभी-कभी ऐसा ही कि दिन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं रहती। हम्म। तो लेकिन ये क्या है कि ये थोड़ा गलत टाइप का सवाल है, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई थी मैं कभी ये सोच के नहीं चलता था कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना। मेरी जो पढ़ाई थी वो इन चीज़ों में रहती थी कि मुझे इस हफ्ते में ये इतने चैप्टर कवर करने, इनके मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर इस चैप्टर का मुझे रिवीजन करना। तो मेरा टारगेट इस टाइप का रहता था। वो टारगेट आपका जितने भी टाइम में कंप्लीट हो रहा है, आप उसे उतना टाइम दो। अगर आपका जल्दी कंप्लीट हो रहा तो अच्छी बात है और आप आगे का भी कवर कर सकते। और अगर आपको उसमें टाइम लग रहा तो उस हफ्ते अगर आपको ज़्यादा टाइम लगा किसी टॉपिक में तो आपको दिन में ज़्यादा टाइम उस टॉपिक को देना पड़ेगा। तो पढ़ाई का यही मतलब सही तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको घंटों में सोचने के बजाय ऐसा सोचना चाहिए, आपके गोल रख के चलना चाहिए। धीरे-धीरे गोल को आपको कंप्लीट करके चलना चाहिए और इस हिसाब से पढ़ाई का टाइम शेड्यूल वगैरह बना। तो ये बहुत अच्छी बात आज तक ने कही कि टारगेट समय रखना चाहिए। अगर हम टारगेट्स के पीछे पढ़ेंगे ना, तो पढ़ाई में भी आपका अच्छा मन लगेगा। अगर आप टाइम देखेंगे कि 10 बजे तक पढ़ना, तो बस आप घड़ी ही देखते रहेंगे कि कब तक 10 बजे और मैं कब ये किताबों को छोड़ूं। आप टारगेट यानी अपने टॉपिक्स पे, इन चीजों से आपको अगर प्रेम बढ़ेगा, तो आप किताबों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक हो जाए, भले टाइम कितना ही लग जाए। तो ये एक अच्छा तरीका हो। अभी आज तक कुछ ही समय पहले मतलब एक बच्चे का भी मैसेज आया था
कि 11th जैसे उसकी लगभग मतलब एक तरीके उसने कहा बर्बाद सी हो गई, मतलब उसने पढ़ा है, नॉर्मल बोर्ड लेवल का पढ़ा है, अब वो 12th में है, तो क्या 12th से अब जेई का कुछ हो सकता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 11th निकलने के बाद? हाँ बिल्कुल, 12th की अगर उसकी स्टार्टिंग है तो अभी भी उसके पास पर्याप्त समय है जेई की तैयारी करने के लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि 11th में क्योंकि उसने तैयारी नहीं की, तो अब जितनी एक ड्रॉपर को मेहनत करनी पड़ती, मैं कहूँगा ड्रॉपर से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे, क्योंकि उसे साथ में बोर्ड भी मैनेज करना है, वो लास्ट का 1 महीना, उसका भी अलग प्रेशर रहेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल अभी भी पॉसिबल है। आपको मतलब 11th और 12th आपको साथ साथ में चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 11th के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। दिन में आपको शेड्यूल अपना इस तरह का बनाना पड़ेगा कि जो मतलब जैसा भी आपके 11th के जितने कवर हों आप उनकी प्रैक्टिस करें, और जो 11th के टॉपिक कवर ना हो, जैसे 11th में कुछ ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो 12th की पढ़ाई के लिए काम में आते, पहले आपको वो टॉपिक साथ साथ में चलाने चाहिए। उसके बाद जो 11th के ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब 12th में और कहीं पे काम में नहीं आते, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उन्हें आप बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम हो तो करें। और उसके अलावा आपको 12th की तैयारी स्टार्टिंग में जैसे आपकी 11th खत्म हुई, तो आप 1 से 2 महीने दे भी सकते हैं 11th का थोड़ा और सिलेबस कवर करने के लिए। उसके बाद आप 12th का सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका मतलब सिलेबस थोड़ा डिले होगा, लेकिन अगर आप जेई के लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो लास्ट तक आते आते आपका दोनों डिसेंट तरीके से कवर हो जाएगा, और एक अच्छी रैंक वगैरह अच्छा स्कोर लाने लायक आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी मेहनत मतलब ज़्यादा करनी पड़ेगी और ड्रॉपर से भी ज़्यादा, ये बात उसने बहुत अच्छी कही है। मतलब ड्रॉपर से, और सबसे पहले 11th के जो पोर्शन आपको ये कर लेना चाहिए पता कि ये कौन-कौन से 12th में ज़्यादा काम आएँगे, तो वो कम से कम उतना सिलेबस तो आपको निपटा ही लेना चाहिए। अब आगे मैं बात करूँगा आस्तिक की, जैसे पढ़ाई तो पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई बहुत बात हो गई। पढ़ाई के अलावा भी इन 2 सालों में जैसे कभी मूड अच्छा नहीं है तो खेल-कूद, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए आपने मतलब क्या किया? मनोरंजन के लिए मैं मतलब खेल खेलता था, स्पोर्ट्स बहुत तरह के, जैसे क्रिकेट का लगभग मेरा फिक्स था कि हफ्ते में 2-4 दिन क्रिकेट खेलना ही है। 10th खत्म होते ही साथ हमने लॉकडाउन में भी बहुत क्रिकेट खेला, पुलिस से बच बच के वगैरह। तो क्रिकेट तो मतलब एडवांस के पेपर के 1 दिन पहले भी मैं क्रिकेट खेलने गया था, मेंस के पेपर के 1 दिन पहले भी। तो क्रिकेट तो लगभग फिक्स था, और कभी कभी बीच में बैडमिंटन भी खेल लेते थे। और उसके अलावा कभी कभी कोई नई मूवी वगैरह आती थी या वेब सीरीज वगैरह, तो वो भी देख लेते थे। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था कि 5 से 7 घंटे पढ़ता था, तो अब जैसे 8-9 घंटे की एक आदमी की नींद हो गई, 5 से 7 घंटे पढ़ाई, और 2-3 घंटे अपने डेली के काम, तो उसके अलावा 3-4 घंटे रोज के लगभग फ्री के रहते ही। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया चलाने में, फालतू की चैटिंग वगैरह करने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो उससे अच्छा यही है कि आप उस टाइम को थोड़ा कम करें, अपनी पढ़ाई को थोड़ा बढ़ाएं, और आपका बाकी जो बचा काम रहे उसे किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं जो आपको अच्छी लगे, या फिर जिससे आपकी सेहत वगैरह बने, जैसे स्पोर्ट वगैरह हो गया। तो इस तरह से आप दोनों चीजों को बैलेंस करके अपना टाइम। हाँ, ये बहुत अच्छी बात, मतलब इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी जो ज़्यादातर स्टूडेंट को भी मैं सलाह देता हूँ कि उन्हें साल भर कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये आता है कि आपको एग्जाम टाइम पे प्रेशर उतना नहीं रहता। ज़्यादातर हम्म। बच्चे क्या करते हैं, साल भर पढ़ते नहीं है, फिर एग्जाम टाइम पे घबराते हैं। जैसा आज तक ने बताया कि उसने एडवांस के एक दिन पहले भी क्रिकेट खेला, मेंस के टाइम भी, क्योंकि उसने साल भर पढ़ाई की ना कंसिस्टेंटली। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि एग्जाम टाइम पे प्रेशर नहीं आता। तो और उस टाइम फिर हम बिल्कुल अपने शांत मन से एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम परफॉर्मेंस भी हमारी इंप्रूव होती है। तो इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, ये इंस्टाग्राम और ये जो कुछ भी सोशल मीडिया है, ये हमारा टाइम वेस्ट ही करते हैं। तो इस इनमें ना जाकर हमें फिजिकली जो अपने स्पोर्ट्स वगैरह, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद आज तक अगली बात हम करते हैं कि जैसे पढ़ाई करते समय कई बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे या टेस्ट देते होंगे तो उनमें अच्छा स्कोर नहीं आता होगा, तो कई बार निराशा, हताशा, ये डिमोटिवेशन आ जाता है। तो इसको आपने कैसे डील किया? इससे डील करने का मेरा बहुत सरल तरीका था, क्योंकि मैं कुछ कोचिंग वगैरह में तो था नहीं, मैं खुद से करता था जो भी करता था। तो पढ़ाई भी मेरी अपने हिसाब से रहती थी कि जब तुम्हारा मूड अच्छा है तब पढ़ाई करो, और अगर पढ़ाई करते करके कभी ज़्यादा मूड खराब हो गया कि अब पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही, तो उसी टाइम पे मेरा फिक्स सिंपल था, किताब साइड में रखो, और बाकी कुछ मतलब अगर बाहर निकल के टेकरी सरकार चले जाओ, कभी कभी दोस्तों के साथ, कभी कुछ खेलने लगो, कभी उठा के यूट्यूब देखने लगो, तो मतलब फिक्स यही है कि पढ़ाई माने करनी चाहिए।
अगर आपको मतलब दिक्कत आ रही तो आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई रोक के मतलब और कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, आप बाकी चीज़ों ही में लगे। आप थोड़ा मतलब जब आप पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उस टाइम पे आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई रोक के कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप रिलैक्स हो रहे हों या कुछ हो। लेकिन उसके बाद आपको फिर से आगे पढ़ाई में ही लगना है और जब तक आपका मतलब टारगेट पूरा ना हो तब तक आपको पढ़ाई करनी है ही। तो यही है, इस तरह से मैं डील करता था जब भी ज़्यादा मतलब। ये बहुत अच्छी बात बताई है। और ये तुमने एक जो बताया कि टेकरी सरकार मंदिर जो आते थे, उसके अलावा भी मुझे पता है, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे से कि शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है उनमें पढ़े हो। मेरा भी बचपन में, मैं भी विद्या भारती का ही छात्र रहा हूँ। तो उसमें उसके अनुशासन का और वहाँ के वातावरण का एक अलग ही महत्व होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हें कहाँ तक ये लगता है कि शिशु मंदिर का शिक्षाएं हैं जो वो कहाँ तक तुम्हारी लाइफ में और इस तैयारी में काम आई हैं। हाँ, बिल्कुल, शिशु मंदिर में जो भी शिक्षाएँ मिलती हैं, जिस तरह से भी वो बच्चों को तैयार करते हैं, वो मतलब शिशु मंदिर की जो शिक्षाएँ हैं, जो नीतियाँ हैं, वो बिल्कुल इसी पे केंद्रित हैं कि बच्चे का अनुशासन कैसे बढ़े, बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़े। जैसे शिशु मंदिर में मतलब 40-45 मिनट की अच्छी खासी लंबी प्रार्थना होती, तो हाँ वो हाँ। उससे एक तरह से क्या है, बच्चे की एकाग्रता बढ़ाने में काम आती वो। तो जब इधर बैठ के आप 3-3, 4-4 घंटे पढ़ोगे, तो आपकी मतलब एक कहीं न कहीं एकाग्रता आपकी अच्छे लेवल पे रहेगी और आप ज़्यादा फ़ोकस होके काम कर सकते हैं। और अनुशासन पे शिशु मंदिर ख़ास तौर पे बहुत ज़ोर देता है शिशु मंदिर में। और अनुशासन इधर बहुत ज़रूरी है जेईई की तैयारी में, क्योंकि ये कोई 1-2 महीने का काम नहीं है कि आपने 10-15 दिन पढ़ा, पेपर के पहले वो आपका निकल गया। ऐसे आपका बिल्कुल नहीं होगा, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी से लगे रहना और आपको कंसिस्टेंसी से पूरी पढ़ाई करनी है। तो उसमें अनुशासन का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा और वो अनुशासन और एकाग्रता मेरे अंदर बिल्ड करने में सरस्वती शिशु मंदिर का। तो बिल्कुल। अब आज तक जैसे इस आपके इंटरव्यू को मार्गदर्शन के रूप में देखने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th पास कर चुके हैं, अब वो 11th 12th में पढ़ेंगे। कुछ 11th वाले हैं जो अब 12th में पढ़ेंगे और कुछ ड्रॉपर भी है। अब मैं चाहूंगा कि एक फाइनल मैसेज आप उनको क्या देना चाहेंगे, एक अंतिम संदेश, मतलब आपकी तरफ से क्या रहेगा कि वो किस तरह तैयारी करें, क्या करें। तो मेरा उन्हें यही संदेश रहेगा कि पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि 10th के बाद मतलब आपको इतनी माने नॉलेज है। हमारे टाइम पे तो लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी। अब इतनी जागरूकता फैल रही है कि जेईई नीट वगैरह में भी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो देखा है कि आमतौर पे लोगों में, खासकर जो छोटे शहरों कस्बों में, पिछोर जैसों में, लोगों का केवल यही रहता है कि 10वीं के बाद 12वीं करो, उसके बाद किसी सरकारी नौकरी की आप तैयारी करो। ज्यादातर लोगों का यही रहता है। लेकिन हाँ होना ये चाहिए कि एक आदमी को मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी कोई भी एक सब्जेक्ट है, मान लो कोई 10th के बाद 11th में मैथ ले रहा, तो उसका मैथ लेने का उद्देश्य क्या है, ये है कि वो बाद में मैथमेटिक्स में कुछ करे। तो उसके लिए उसको जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते, मान लो डॉक्टरी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारे होते टॉप के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गए, उनमें बीएससी वगैरह के लिए, जिससे बाद में साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो हर किसी को अपना एक 10th के बाद ही थोड़ा सोचना शुरू कर देना चाहिए टारगेट के लिए। और ये अच्छी बात है कि आप अभी से सोच रहे हैं जेईई नेट वगैरह के लिए। और बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करो कंसिस्टेंसी से। शिवम सर इधर पे हैं ही, वो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और आपको बिल्कुल भी मतलब निराश नहीं होना, ये कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको बस अपना शांति से आराम से आपको चलते रहना, और आपको सफलता मिले ना मिले इसकी आपको ज्यादा वो चिंता नहीं करनी। ये सब ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में आपका कर्म करना है और आप वही करते रहें। और हाँ, बस यही कहूंगा मैं। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, तो ये आज तक ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपके हाथ में केवल कर्म करना है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब हमारा केवल कर्म पर अधिकार है, उसका फल, उसका परिणाम क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें पूरी तल्लीनता से, पूरी एकाग्रता से केवल मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। अब आज तक मैं बताऊं आपको कि अब आगे भी कभी बच्चों को या कैसे भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से आपको फिर से याद करूंगा। और आपने अभी तक जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो इस इंटरव्यू में आपने देखा कि आस्तिक का जो अंतिम मैसेज था वो इस तरीके से था, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप मन में आईआईटी 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 लेकर बैठे रहेंगे तो उससे आपका एग्जाम अच्छा नहीं होने वाला। आपको उन टॉपिक्स पर, उन सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनानी चाहिए, तभी आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे।
तो आपको आगे और इसी तरह के मार्गदर्शन प्राप्त होते रहेंगे और आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।